हेलो स्टूडेंट। तो लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ वेक्टर जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने देखा था एडिशन रूल, सब्ट्रैक्शन रूल। ठीक है, तो इन पे डिपेंडेंट कुछ कुछ बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं, तो उनमें से यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, if A and B are the vectors determined by two adjacent side of a regular hexagon, है ना। तो ये वर्ड ध्यान रखना, रेगुलर हेक्सागन मतलब सभी की सभी साइड्स क्या हैं, सेम। हम मान लेते हैं ये डायग्राम हम लोगों को दिया हुआ है, ओ ए वेक्टर है, ए बी जो है वो बी वेक्टर है। हमें निकालना है ई ओ वेक्टर, ई ओ वेक्टर हम लोगों को निकालना है। ओके, तो देखो यहाँ पे ये जो डायग्राम है इसको हम लोग देख के बोल सकते हैं ओ ए बी सी डी ई ओ इज रेगुलर हेक्सागोन। ओके, अब यहाँ पे ट्राइंगल लो यूज़ करते जाओ। तो जैसे अगर मैं ओ से बी को जोड़ देता हूँ तो ऑब्वियसली ये ओ से बी ट्राइंगल ओ ए बी के अंदर, ट्राइंगल ओ ए बी के अंदर रिप्रेजेंट करेगा ओ ए और ओ बी के रिजल्टेड को। ट्राइंगल ओ ए बी में ट्राइंगल रूल ऑफ एडिशन यूज़ करने पर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ओ ए वैक्टर प्लस ए बी वैक्टर इज इक्वल टू थर्ड साइड इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब ओ बी वैक्टर। तो एक्चुअली क्या हो जाएगा, ओ बी वैक्टर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ओके, चलो यहाँ तक तो पहुँच गए हम लोग। अब देखो ओ सी जो है, ओ सी वो किसके पैरेलल होगी, ए बी के, जो ओ सी है। अब चलो ओ सी बना देते हैं हम यहाँ पे, ओ से लेकर सी मैंने बना दिया है ना। अब एक्चुअली यहाँ पे हम लोग ये बात लिख सकते हैं क्योंकि ओ सी पैरेलल होगी ए बी के, है ना। ये दोनों जो है डायगोनल, सॉरी एक साइड, और ये अगर रेगुलर हेक्सागोन है तो ये दोनों पैरेलल रहते हुए, और साथ में ओ सी जो है ए बी का डबल भी होता है। और यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं ओ सी इज़ डबल ऑफ टू ए बी, मतलब साइड्स। तो देखो अगर हम लोगों को ए बी वेक्टर पता है तो सेम डायरेक्शन है, बस अपोजिट टू से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब ये दोनों पैरेलल वेक्टर है। तो हम लोग यहाँ से ओ सी वैक्टर निकाल सकते हैं। तो ओ सी वैक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टू इंटू बी वैक्टर। क्लियर। अब ओ सी हम लोगों को पता लग चुका है यहाँ से। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं बी सी और ओ सी और ओ बी, बी सी ओ सी और ए बी। यहाँ पे हम लोगों को देखो, अगर हम ट्राइंगल अब देखें, ट्राइंगल ओ बी सी के अंदर अगर हम इसके अंदर ट्राइंगल रूल लगाना चाहेंगे तो हम बी सी कैलकुलेट कर सकते हैं। बी सी कैलकुलेट कैसे होगा, ओ सी माइनस ओ बी से, क्योंकि देखो ओ सी इजिकल टू क्या लिखा जा सकता है, ओ सी इजिकल टू ओ बी प्लस बी सी। मतलब देखो यहाँ से ओ बी और बी से सी, तो रिजल्टेड यही होगा। तो इस फॉर्मूले से हम लोग क्या यहाँ पे निकाल पाएंगे, हम लोग बी सी यहाँ पे निकाल पाएंगे। तो बी सी वैक्टर, मतलब बी सी नहीं एक्चुअली, सॉरी बी सी वैक्टर, ये वैक्टर फॉर्म में लिखना है हम लोगों को। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ से बी सी वैक्टर इजिकल टू कितना आ जाएगा हमारा ओ सी, और ओ सी अभी अभी कितना लिखाना हम लोगों ने, ओ सी ये रहा टू बी वैक्टर, है ना। तो टू बी वैक्टर माइनस ओ बी तो शायद अभी अभी हम लोगों ने निकाला है ट्राइंगल ओ ए बी के अंदर, वो था ए प्लस बी वैक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो इससे हम लोगों का बी सी वेक्टर आ जाएगा, और बी सी वेक्टर कितना आएगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो ऐसे धीरे धीरे वेक्टर आते जा रहे हैं। अब हम लोग चलो आगे बढ़ते हैं, अब सी डी निकालने का ट्राई करते हैं। किसका निकालने का ट्राई करते हैं, सी डी का, और बी सी को यहाँ पे डायरेक्शन हम दे देते हैं। अब सी डी निकालने के लिए क्या करें, तो सी डी और ओ ए एक्चुअली पैरेलल होने चाहिए। ये क्या होने चाहिए यहाँ पे, पैरेलल, पर अलग अलग डायरेक्शन में है, सेम मैग्नीट्यूड डायरेक्शन अलग। तो हम क्या लिख सकते हैं, सी डी इज इक्वल टू माइनस ओ ए,
तो ओ ए एक्चुअली क्या था, ए वेक्टर, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ ओ ए, ठीक है। इसी तरीके से डी ई और ए बी भी पैरेलल होंगे, बट डी ई किसके बराबर होगा, मतलब ये सी डी वैक्टर ओ ए वैक्टर, डी ई वैक्टर, देखो ये डी ई हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो वो ए बी का उल्टा होगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस ए बी वैक्टर, तो इससे ये कितना हो जाएगा, माइनस बी वैक्टर, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे लगभग सभी वेक्टर निकाल लिए। अब लास्ट बचा ई ओ, क्या बचा, ई ओ वेक्टर, तो ई ओ वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो वो बी सी के ही तो पैरेलल है, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस बी सी वेक्टर, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस इंटू बी माइनस ए, ठीक है, माइनस बी सी है ना, और बी सी हम लोगों का कितना आया था, देखो बी माइनस ए था ना, तो यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो ये क्या हो जाएगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब है ना हमारा आंसर देखो यहीं से डायरेक्ट आ सकता था, बट ये सब कैलकुलेशन हमने इसलिए की कि भाई कभी रेगुलर हेक्सागन आ गया तो इस तरीके से भी कैलकुलेशंस हो सकती है। तो रेगुलर हेक्सागोन में आमने सामने वाली साइड्स क्या होती हैं, इक्वल, वैसे तो सभी इक्वल होती है, बट आमने सामने वाली साइड जो हैं वो पैरेलल भी होती है, आमने सामने वाली साइड क्या है, पैरेलल भी हो जाती है, ओके। तो ये बात हम लोगों को यहाँ पे समझनी है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, इफ ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ए बी सी डी एक रोम्बस है, where diagonal cut at the origin, where diagonals cuts at the origin, origin मतलब 0, then find the value of OA plus OB plus OC plus OD इज इक्वल टू क्या होगा। अच्छा यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी, एंड बी ऑप्शन इज 0, सी ऑप्शन इज 2 इंटू ए बी प्लस बी सी, एंड डी ऑप्शन इज ए सी प्लस बी डी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बना लेना चाहिए हम लोगों को, एक रोम्बस, ये रोम्बस है भाई, ठीक है। अब इस रोम्बस का नाम क्या दिया हुआ था, ए बी सी डी, ठीक है। अब इसकी जो डायगोनल है, ये डायगोनल कहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ओरिजिन पे, और वो 90 डिग्री होते हैं, वो तो हमें पता ही है, ठीक है। अब हमें एक बात और पता है, डायगोनल हो या पैरेललोग्राम हो, डायगोनल्स ऑफ rhombus bisect each other, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, मतलब अगर ये ओ पॉइंट है तो ओ सी का हाफ है ए ओ और ओ सी, तो हम लोग यहाँ पे ऐसे ये सब लिख सकते हैं, ओ ए वैक्टर जो होगा, ओ ए वैक्टर वो क्या होगा, माइनस ओ सी वैक्टर। इसी तरीके से हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो ओ बी वैक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ओ डी वैक्टर। देखो ओ ए ये होगा हमारा, ओ ए सॉरी ओ ए होगा हम लोगों का ओ से ए की तरफ, और ओ सी होगा ओ से सी की तरफ, बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब ओ से सी की और ओ से ए की डिस्टेंस सेम है और डिफरेंट डायरेक्शन है, तो नेगेटिव है। तो इसका मतलब अगर हमें आंसर निकालना था ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ डी इज इक्वल टू, तो ये कितना हो जाएगा, सब कट हो जाएंगे, ओ ए की जगह हम क्या लिख देंगे, माइनस ओ सी, और ओ बी की जगह क्या लिख देंगे, माइनस ओ डी प्लस ओ सी प्लस ओ डी, ये सब मिलके क्या हो गए, 0। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट एक और एग्जांपल हम लोग ट्राई करते हैं। इफ ए बी सी डी इज पेंटागन, इफ ए बी सी डी ई
इज अ पेंटागन। पेंटागन समझते हो ना, ऐसा पॉलीगन जिसकी साइड्स कितनी हो 5। देन द रिजल्टेड ऑफ resultant of forces AB, AE, BC, DC, ED एंड AC, ये सब वेक्टर है। अब देखो फोर्स हो या कुछ भी हो, है तो वेक्टर, तो हम लोगों को यहाँ पे वेक्टर जो है यूज़ करना है। अब देखो पॉलीगन है तो पॉलीगन का डायग्राम बना सकते हैं, कोई ज़्यादा इशू नहीं है। तो कैसे बनेगा देखो, दो साइड इस तरीके से ले लेते हैं, ऊपर से इसको ऐसे ज्वाइन कर देते हैं यहाँ पे, और दो साइड इस तरीके से। तो ये हो गया हमारा तैयार पेंटागन। नाम दे दो इसका ABCDE। अब रिजल्टेड ऑफ AB, तो AB है और एक है AE और है BC और है DC एंड ED। ठीक है, तो इसके जो ऑप्शंस है ना वो हैं 2AC, 3AC, 2AB एंड 4AC, मतलब लगभग AC की फॉर्म में। तो देखो हम लोग रिजल्टेंट जिसका निकालना चाहते हैं उन सबको पहले ऐड करके लिख देते हैं। तो रिजल्टेंट हम लोगों को चाहिए AB प्लस AE प्लस BC वेक्टर प्लस DC वेक्टर प्लस ED वेक्टर। ठीक है, अब इसमें से कुछ सेलेक्ट करके अलग अलग लिखो। जैसे कि मान लो मैंने AB प्लस BC वेक्टर निकाल लिया अलग। अब दिख रहा होगा शायद, AB और BC एक्चुअली क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा ना। तो हम AC बनाना चाहते हैं, AC की फॉर्म में आंसर लिखना चाहते हैं। इसी तरीके से AE प्लस ED प्लस DC वेक्टर। अब देखो AE, E से D, D से C, तो वो हम लोगों को क्या देगा, रिजल्टेड AC देगा ना, प्लस जो बच गया वो लिख देते हैं यहाँ पे हम AC। क्लियर, ये यहाँ पे AC था ना, ED के बाद क्या था AC। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो देखो ये भी AC है, ये भी AC है और ये भी AC है। तो AC कितनी बार हो गए, 3 बार। तो AC वेक्टर प्लस AC वेक्टर प्लस AC वेक्टर, तो आंसर कितना हो गया 3AC वेक्टर इज द रिजल्टेड ऑफ गिवन वेक्टर्स। क्लियर। अब हम लोग पढ़ेंगे लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, मान लो R एक वेक्टर है, तो उसको लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर कैसे बोल सकते हैं। तो हम लोग इसके बारे में लिखेंगे, अ वेक्टर R is said to be linear combination, is said to be linear combination of vectors A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर, ऐसे मतलब बहुत सारे वेक्टर्स। ऐसा ज़रूरी नहीं 3 वेक्टर, बहुत सारे वेक्टर्स की फॉर्म में हो। तो अगर कोई नंबर हो, इफ़ देयर एग्जिस्ट स्केलर्स एक्स वाई जेड डैश 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 ETC, मतलब जैसे जैसे वेक्टर उतने उतने वेक्टर। तो अगर हम ऐसा लिख पाए, आर वेक्टर इज इक्वल टू स्केलर इनटू फर्स्ट वेक्टर, फिर कोई स्केलर दूसरा वेक्टर प्लस स्केलर तीसरा वेक्टर, इस तरीके से ये चलता जाए, तो इसको बोला जाता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर। अगर हम एक वेक्टर को बाकी सभी वेक्टर्स को लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो इसको बोला जाता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे,
वेक्टर आर इज सेड टू बी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर. Linear combination of vector involve two linear composition of the vector addition of vector and multiplication of vector with scalar. तो यहाँ पे दो चीज़ें यूज़ हो रही है. देखो ये स्केलर वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, स्केलर वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई, स्केलर वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई, फिर जो वेक्टर नए आ रहे हैं वो सब ऐड हो रहे हैं. तो यहाँ पर वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन टू वेक्टर दोनों यूज़ हो रहे हैं. ठीक है. अब जैसे मान लो कुछ एग्जाम्पल है, अलग अलग पोजीशन हो सकती है. जैसे मान लो R1 कोई वेक्टर है, उसने ऐसा बोला 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर. इसी तरीके से R2 मान लो कोई वेक्टर है, वो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर प्लस √2. रियल नंबर होने चाहिए x y के. तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, ये लीनियर कॉम्बिनेशन है R1 और R2 किसके फॉर्म में, a वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर के फॉर्म में. देखो दो या दो से ज़्यादा वेक्टर ऐसे हों, जैसे पहले वेक्टर को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरे को 4 से और तीसरे को -1 से. अब इन सबको ऐड करने पे एक नया वेक्टर बन रहा है. तो जो नया वेक्टर बनता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रिमेनिंग वेक्टर्स ए बी सी. क्लियर. अब देखो कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट हम लोग पढ़ा करते थे 2D में, है ना. तो अब हम लोग बात करते हैं कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर वेक्टर्स की. ठीक है. मान लो दो वेक्टर है, दैट A and B are two vectors. ठीक है. अब कोई डायरेक्शन हम लोग ले लेते हैं. सपोज करो एक्स कैप. एक्स कैप कोई डायरेक्शन है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए. हम मान लेते हैं लेट एक्स कैप इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर. एक्स वेक्टर कोई वेक्टर है जो ए की डायरेक्शन में है, बट उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1, ऐसा मान लेते हैं. तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी इज एक्स कैप और माइनस एक्स कैप अकॉर्डिंग टू ए एंड बी आर लाइक और अनलाइक. तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं ए इफ ए and B vector are like और alike. दो वर्ड पढ़े थे ना हम लोगों ने, सेम डायरेक्शन और अलग अलग डायरेक्शन, alike. तो उसी के अकॉर्डिंग ये जो एक्स कैप होगा, ये क्या होगा, यूनिट वेक्टर होगा इन डायरेक्शन ऑफ या तो बी वेक्टर या फिर माइनस बी वेक्टर. अगर ए और बी सेम डायरेक्शन में है, तो जो एक्स वेक्टर ए वेक्टर की डायरेक्शन में है वो बी की भी डायरेक्शन में होगा. अगर ए और बी अलाइक वेक्टर है, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में है, एक नॉर्थ में एक साउथ में, तो एक्स वेक्टर जो हमने बोला था ए का यूनिट वेक्टर है, तो वो माइनस बी का भी क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर. ओके. तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि जो ए वेक्टर है एक्चुअली वो है क्या, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ए के डायरेक्शन में कोई वेक्टर. इसी तरीके से हम लोग बी को लिख सकते हैं ये का यही, बस हम लोगों को यहाँ पे प्लस माइनस लगाना पड़ा. प्लस माइनस बी वेक्टर का तो मैग्नीट्यूड और एक्स की क्या ले ली हम लोगों ने यहाँ पे, डायरेक्शन. तो हम लोग इन दोनों से ऐसा लिख सकते हैं कि जो ए वेक्टर है क्या है, ए वेक्टर, उसको हम क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी और बी का मैग्नीट्यूड इनटू एक्स कैप. तो ये ए वेक्टर हमारा हो जाएगा. अब अगर यहाँ से हम लोग ये बी को हटा देते हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू, या तो ये प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है, ए वेक्टर अपॉन बी वेक्टर इनटू बी वेक्टर. ठीक है. देखो ये जो है ना, ये इसको हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस बी वेक्टर लिख सकते हैं ना, तो हमने ऐसा लिख दिया. अब देखो इसको देखो, अब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, तो हम इसको लिख क्या पा रहे हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू कुछ कांस्टेंट लैम्डा बी वेक्टर.
अब पूरी की पूरी कहानी वेयर लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो गया, प्लस माइनस ए अपॉन बी। इफ ए एंड बी आर कोलिनियर वेक्टर देन ए इज इक्वल टू लैम्डा बी और बी इज इक्वल टू लैम्डा ए फॉर सम स्केलर ए। तो अगर ए और बी वेक्टर दो वेक्टर कोलिनियर है तो हम यहाँ पे अब लास्ट हमारा जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हम लोगों को रिजल्ट आया, याद है ना हम लोगों ने ऐसा पढ़ा था पैरेलल वेक्टर के बारे में, एक वेक्टर बराबर कांस्टेंट इनटू दूसरा वेक्टर, कांस्टेंट के प्लस और माइनस पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन सेम है या अलग है, बट कोलिनियर अगर वेक्टर हैं तब भी हम ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, इफ़ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर vectors then we can write a is equal to lambda b और b is equal to lambda a वेक्टर। बस दोनों में किसका अंतर होना चाहिए, कांस्टेंट का, फॉर लैम्डा इज इक्वल टू स्केलर क्वांटिटी। तो दो वेक्टर कोलिनियर होंगे अगर एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करके दूसरा वेक्टर ला सकते हैं तो, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन टू पैरेलल वेक्टर्स। क्या देखेंगे, रिलेशन बिटवीन टू पैरेलल वेक्टर। इफ ए एंड बी आर टू पैरेलल वेक्टर देन देयर एग्जिस्ट अ स्केलर के सच दैट ए इज इक्वल टू के बी। ऐसा तो हमने पहले भी देखा है ना। इफ ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर, तो इसका मतलब हम लोगों ने क्या देखा था, ए इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट इंटू बी वेक्टर, ये हमने पहले भी देखा, जिसमें लाइक और अलाइक के पे डिपेंड करता है, पॉजिटिव होने पे लाइक, नेगेटिव होने पे अलाइक। अब मान लो लेट एक्स एंड वाई आर नॉन जीरो स्केलर क्वांटिटी, कोई स्केलर क्वांटिटी मतलब स्केलर नंबर से कुछ ना कुछ। और अगर ऐसा हो रहा है एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, अगर ए और बी दो पैरेलल वेक्टर है तो हम ए बराबर के भी लिख सकते थे। अगर एक्स और वाई दो ऐसे नंबर्स हों जिनके लिए हम ऐसा लिख पाएँ एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, तो ये पैरेलल हो गए। इफ ए एंड बी आर टू नॉन जीरो नॉन पैरेलल वेक्टर देन एक्स ए प्लस वाई बी इज इक्वल टू जीरो से पता लगेगा हम लोगों को। अब देखो यहाँ से स्टार्ट होता है पॉइंट जिससे रिलेटेड क्वेश्चन कभी कभी हम लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। मान लो ए वेक्टर और बी वेक्टर ये क्या है, नॉन जीरो है, नॉन जीरो नॉन पैरेलल। मान लो ये पैरेलल यहाँ पे नहीं है, देन एक्स ए प्लस वाई बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो तभी हो रहा है जब x हम जीरो लें और y को भी क्या लें, जीरो, दोनों को लेना है ना, इसलिए हम और नहीं लिखेंगे, दोनों जीरो। एंड देखो ये एक नॉन जीरो क्वांटिटी, ये भी एक नॉन जीरो क्वांटिटी, x और y जीरो होने पर ही एक्स ए वेक्टर y बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो हो रहा है। तो हम लोग इसके बारे में कमेंट कर सकते हैं कि ये जो हम लोगों ने इक्वेशन लिखी एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर इज इक्वल टू, या तो ए बराबर जीरो रहा होगा और बी बराबर जीरो होने से ये पूरा का पूरा जीरो हो सकता है, या फिर एक्स जीरो और उसी टाइम पे वाई जीरो पे भी ये जीरो हो सकता है, या फिर ए किसके पैरेलल हो, बी के, तब भी पॉसिबिलिटी है कि एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो आ जाए, जैसा हम लोगों ने ऊपर की तरफ लिखा है, ठीक है। अब पैरेलल ऐसे भी पता लगा सकते हैं हम लोग कि जैसे कि मान लो ए वेक्टर है कोई, आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्म में दिया हुआ है, ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, और बी वेक्टर अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप, मान लो ये दो वेक्टर हैं, देन फ्रॉम एनी प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल वेक्टर वी कैन हैव, ये फाइनल रिजल्ट है, हम ऐसा देख सकते हैं, अगर ए पैरेलल टू
बी वेक्टर है तो हमेशा ऐसा दिखेगा हमें डायरेक्टली A1/B1 इज इक्वल टू A2/B2 इज इक्वल टू A3/B3। तो ये रिजल्ट हम याद रख सकते हैं अगर ऊपर की कहानी हमें नहीं समझ में आई तो। अब हम टेस्ट करेंगे कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट। तो 3 पॉइंट के कोलिनियर होने के लिए 2D के अंदर बहुत सारे तरीके थे, तीनों से बना हुआ ट्राइंगल जीरो कर दो, है ना। ABC 3 पॉइंट है, AB का और BC का स्लोप इक्वल कर दो, और AB BC CA निकाल लो, कोई भी दो का एडिशन तीसरे के बराबर हो जाता था तो 3 पॉइंट क्या हो जाते थे, कोलिनियर। अब 3 पॉइंट विद द पोजिशन वेक्टर ABC आर कोलिनियर इफ देयर एग्जिस्ट। तो हमें पता है 3 पॉइंट है, जैसे ये मान लो A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट, A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट। मान लो A पॉइंट का पोजीशन वेक्टर A वेक्टर है, इसका पोजीशन वेक्टर B वेक्टर है, इसका पोजीशन वेक्टर C वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर का मतलब समझते ना, A वेक्टर बोल रहा हूँ मैं, इसका मतलब वो OA है, स्मॉल b वेक्टर का मतलब है OB। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 3 वेक्टर है ABC, उनके पोजीशन वेक्टर ABC है। कोई स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी x y z नॉट ऑल जीरो, इफ नॉट ऑल जीरो, सच दैट, इस तरीके से ये कुछ हो कि XA प्लस YB प्लस ZC वेक्टर इज इक्वल टू जीरो हो जाए, वेयर XYZ सब जीरो नहीं है, X प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो हो। तो ये जो कंडीशन है ना, इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि A वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर कोलिनियर है अगर X प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो हो रहा हो और XA वेक्टर YB वेक्टर प्लस ZC वेक्टर इज इक्वल टू जीरो हो रहा हो। ठीक है, अब देखो मान लो अगर A वेक्टर हम लोगों को दिया हुआ है A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप, और साथ में ही B वेक्टर दिया हुआ है B1 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस B3 k कैप, और C वेक्टर है C1 i कैप प्लस C2 j कैप प्लस C3 k कैप। देन द पॉइंट विद द पोजीशन वेक्टर ABC विल बी कोलिनियर इफ, हम यहाँ पे लिख सकते हैं पॉइंट ABC जिनके पोजीशन वेक्टर क्या क्या हैं, A वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर, ये सब के सब, ये तीनों के तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाएंगे विद द कंडीशन A1 A2 1 B1 B2 1 C1 C2 1 इज इक्वल टू जीरो हो जाए। तो अगर ये डिटरमिनेंट जीरो होगा तो तीनों पॉइंट जिसके पोजीशन वेक्टर स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c वेक्टर हैं, कंपोनेंट फॉर्म में दिए हुए हैं वो, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो तीनों वेक्टर क्या होंगे, कोलिनियर। ठीक है, अब देखो ये हम लोगों ने देखा टेस्ट ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3 वेक्टर। लेट A एंड B टू गिवन नॉन जीरो एंड नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, then any vector R coplanar with A and B can be uniquely expressed as R is equal to XA vector plus YB vector for some scalar X and Y। तो 3 हम ऐसा लिख सकते हैं, if A वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर R तो ये टेस्ट ऑफ कोलिनियरिटी, नहीं ये तो एक ही बात हुई, अब ये तो एक ही बात हुई दोनों की दोनों, है ना। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा चेक कर सकते हैं टेस्ट ऑफ कोप्लेनरिटी, है ना। तो इसके अंदर हम लोगों को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, टेस्ट ऑफ कोप्लेनरिटी। 3 वेक्टर हैं, एक ही प्लेन में हो, तो A वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर बोर्ड पे ही हो, एक ही प्लेन पे हो, तो उसका एक ही तरीका है, कोई भी एक वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हो दूसरे वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में। अगर ऐसा हो सकता है तो इसका मतलब वो वेक्टर क्या है, कोप्लेनर वेक्टर्स